अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीश फातिमा। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से आने वाले दो टोक फैसले की। बिलाखिर पाकिस्तान में इलेक्शंस का मामला हल हो गया और ये मसला काफी अरसे से ना हल होने वाला मसला करार दिया जा रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई और बड़े अहम दलाइल भी इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए। अब आने वाला साल पाकिस्तान में इंतखाबात का साल है और इसमें अब मसला दाएं बाएं नहीं जाएगा। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आइन पर अमल दरामद होते होते इतना डिले क्यों हो गया। इस सब पर हम आज बात करेंगे। एनालिस्ट हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। सबसे पहले ख्वाजा मतीन साहब हमारा साथ देंगे। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट सनाउल्लाह साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले अगर हम इसी सुप्रीम कोर्ट में जो आज बड़ा अहम फैसला हुआ, इस फैसले पर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबको एक झिझकाया है और झिंझोड़ा है और उनको बताया है कि जनाब आइन पर अमल दरामद हर सूरत होना चाहिए और सबको बांधा है और कहा है कि अब आइन पर जो अमल दरामद नहीं करेगा और इस हवाले से जो इब्हाम पैदा करेगा फिर हमें मालूम है कि उसके साथ आगे क्या करना है। अब इस पर हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और कंवर दिरशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं। जी सर। कंवर साहब, सनाउल्लाह मेरा नाम है। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, 90 रोज़ के इंतखाबात के हवाले से जो केस था, चीफ जस्टिस ने सबको बांध दिया है और अब आप क्या समझते हैं कि अब इंतखाबात के हवाले से कोई शक व शुबात और इबाहम ख़त्म हो गए हैं? जी सर। अभी बात होगी, आपने जो फरमाया है वो दरअसल बात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने स्टेट के हवाले से जो बात की है बहुत दुरुस्त फरमाई है। मीडिया हाउस में प्लांटेड लोग दाखिल हो चुके हैं जो कि पाकिस्तान में अवहाम पैदा कर रहे हैं, शकूक व शबाब पैदा कर रहे हैं। हम 3 महीने से बात कर रहे हैं जी इलेक्शन जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे, लेकिन जो प्लांटेड जो है हमारा मीडिया हाउसेज वो मुसलसल लगा हुआ है कि जनाब वो शकूक व शबाब पैदा करने में। तो ये पहली बात है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ऐसे मीडिया हाउस को बाकायदा अदालत में दाइश पे खड़ा होकर पूछें कि जो तुम शकूक व शबाब पैदा कर रहे हो तो तुम ये गाइडलाइन कहाँ से ले रहे हो, और मीडिया हाउस को बारे में पूछें कि आपके चेयरमैन है, आपके जो एंकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर शकूक व शबाब पैदा कर रहे हैं, इंतशार पैदा कर रहे हैं, खलफशार पैदा कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल में मैं ये देना चाहता हूँ कि इंडिया में जब इलेक्शन हो जाते हैं तो किसी मीडिया चैनल को जरूरत नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर दे, और यहाँ हर आदमी जो है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तरह तरह की कहानियां करते हैं। इधर स्टेट को खतरे में डालने वाली है मीडिया की वो एंकर जो प्लांटेड लोग आए हुए हैं। तो मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ। कंवर साहब, हम ये असल में मसला ये है कि जो आप बात कर रहे हैं हम वही बात करना चाह रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं जो है हमारे कारकर्दगी के बारे में बात कर दे, हम फौरन उसका चैनल बंद कर देंगे और जिस पार्टी ने हमारे खिलाफ बात की उस पार्टी को खिलाफ कानून करार दे देंगे। तो यहाँ पे एक हमेशा इलेक्शन होते रहते हैं, शफाफ नहीं हो गई, गड़बड़ हो गई, तरह तरह की बातें इशारे करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, कहाँ से इशारे करते हैं। ये तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को सलूट करना चाहिए कि आज उन्होंने आईना दिखा दिया मीडिया को। कंवर साहब हम सवाल भी उठाएंगे और बात जहाँ तक है कुछ इतराजात ये भी आ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा या नहीं होगा, ये भी जरा बता दें। देखो, आपको ये सवाल करने नहीं चाहिए, आपका सवाल भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ रहा है। आप किस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड? ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से आई है? कहाँ से, किसने आपको ये तरीका बताया? हमारे बात चैनलों ने, कहाँ से आया लेवल प्लेइंग फील्ड? भाई मसावियाना हकूक, मसावरा तरीके, सब ये बातें होती हैं। तो अंग्रेजी में नए इश्तलाहात पैदा करके लोग नया नारा दे दिया लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या होता है वो? जो जिनकी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, अदालतें मुकदमा भुगते, वो जिन्होंने सजा दे दी है वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होते, जिनको सजा नहीं मिली वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये सारे मामला तो हो गए। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो कहानियां बयान की जा रही है ये दुरुस्त नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। आपको ही पता है कि मैं 1-1.5 साल से जब इमरान खान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में तज़हीक कर रहे थे, तजलील कर रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, वो जो फाज चौधरी वो कहाँ गए वो लोग? कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और अब इसी पर हम बात करते हैं, चूंकि कंवर साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, मैं अपने एनालिस्ट से भी ज़रा पूछना चाहूँगी
कि हम बड़े अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड सुन रहे हैं और ये हम इन्हीं से सुन रहे हैं, और आज यही लोग कह रहे हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मान रहे हैं। और जो पीपल्स पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। जबकि आज जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने भी मुतालिबा किया है कि पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ख्वाजा मतीन साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? जी, लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो मैं बाद में आता हूँ। ये जो शकूक व शबहात की साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बात की है, देखें आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है तो आज शक और शुबा दूर हुआ है। इससे पहले तो ये बहाम मौजूद था ना, मौजूद था जी। आज जब चीफ जस्टिस ने दो टोक कह दिया है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात पत्थर पर लकीर है, बिल्कुल ठीक है ना, इससे आज बिल्कुल अभाम दूर हो गया। अब इसके बाद नहीं, वो नोटिफाई हो गया, इलेक्शन कमीशन और अवान सदर ने भी एग्री करके डेट अनाउंस कर दी। दोनों ही चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से, आप कब इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। जब आइन का जो तकाजा था वो 90 रोज़ का था, वो गुजर जाएगा, अभी गुजरा नहीं है लेकिन वो गुजर जाएगा जो ये तारीख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब जब उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने फिर अवान सदर को, जो सबसे बड़ा आइनी ओहदे पर बैठे शख्सियत हैं हमारी सदर मुमलकत, उनको भी कहा, उनको भी ऑन बोर्ड किया कि आप जाएं उनके पास और मशवरा करें। जब दोनों का मशवरा हो गया और एक डेट फाइनल कर दी, जिसने इंतखाबात करवाने हैं उसने भी कह दिया कि मैं 8 तारीख को करवा दूंगा, मेरे इंतजाम तो उसने करने, उस अदारे ने करने हैं ना, ठीक है। और वो डेट आज फाइनल होगी। ये जो कंवर दिलशाद साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है, इससे पहले तो शक ही शक था और शुबा ही शुबा था और भाम के अंबार थे। इसमें मीडिया कहाँ से आ गया? मीडिया तो कह रहा था, जब ईवान सदर से कंसल्टेशन ही नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उन्होंने 2 मरतबा बुलाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं गए। जब काजी फायज़ साहब ने कहा कि ईवान सदर भी साथ ही है, तो फौरी दौड़े दौड़े पहुंचे ना सुल्तान सिकंदर राजा साहब, वो गए। अब फाइनल होगी। अब आज के बाद जो इसको शक्को शुबे में डाले, मुजरम तो वो भी होगा, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी, अहकामात भी, इस कोर्ट की बात नहीं मैं कर रहा, जो पिछली अदालतें बंदयाल कोर्ट की भी और जो बाकी कोर्ट्स गुजरी हैं, वो अपने फैसलों पर इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से भी अमल नहीं करा सके। सिकंदर सुल्तान राजा साहब कुछ अरसा पहले तक नहीं मिल रहे थे सदर पाकिस्तान से, अब क्या हुआ कि फौरन दौड़े दौड़े चले गए? अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना, उन्हें हुक्म दिया। नहीं, उनका भी एक जो व्यू पॉइंट था, उसमें आप आइन का जो आर्टिकल 57 है उस पर बात कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन एक्ट में जब तरमीम हुई है तो उसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए बात की थी। उनका व्यू पॉइंट भी ठीक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो व्यू पॉइंट रद्द कर दिया और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अपहेल्ड किया है, सदर का जो इख्तियार था उसको अपहेल्ड, उसको वापस दिलाया। बल्कि आज उन्होंने कहा है कि सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वहाँ वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ जब इमरान खान ने असम्बली तोड़ी तो वो उधर अपना इख्तियार जो था नहीं वो इस्तेमाल कर लिया, आज उन्होंने कहा, और उसमें बड़ी सख्त बातें की हैं। सनाउल्लाह साहब, ये आपको क्या लगता है कि आइन पर अमल दरामद होते होते जो इतना डिले हो गया, उसमें सदर साहब का कितना किरदार है? देखें, उसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ भी और आज भी उसमें बड़े वाज़े कर दिया कि उसमें सबसे ज़्यादा किरदार ही सदर का था, इलेक्शन कमीशन का भी था, लेकिन उन्होंने ज़ुम्मेदार कराया सदर पाकिस्तान को कि सदर पाकिस्तान का ये इख्तियार था कि वो डेट अनाउंस करते। उन्होंने डेट अनाउंस नहीं की और उन्होंने अपना जो इख्तियार था वो इस्तेमाल वहाँ नहीं किया, दूसरी जगह जहाँ उनका इख्तियार नहीं था वहाँ इस्तेमाल किया। वो बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं सनाउल्लाह साहब। और उस वक्त बंदियाल कोर्ट ने भी जो डिसीजन किया था वो भी सदर के खिलाफ था, और उसमें यहाँ तक था कि अगर कोई आर्टिकल 6 के लिए जाना चाहे तो वो भी रास्ता दे। ये बात की है ना जस्टिस का, जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ साहब, उन्होंने कहा है जब असम्बलियाँ जो तहलील की थी सदर पाकिस्तान ने, अदम एतमाद की तहरीक मौजूद होने के बावजूद वो गैर आइनी काम था, उसकी उन्होंने ये भी दिया है कि उसकी जो सज़ा है वो क्या है, वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। और दूसरी बात, जो आपका इख्तियार था कि आप इंतखाबात की तारीख अनाउंस करते, वहाँ नहीं आपने किया है, ये बड़ी सख्त बात की है। लेकिन कंवर दिलशाद साहब जो बात कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसमें कोई भाम नहीं है, और वो जो बात कह रहे थे कि मीडिया के पे अब जो इस किस्म के सवाल नहीं हो सकते, हम सवाल नहीं कर रहे, वो उस किस्म के सवाल हम कर भी नहीं। जो चीफ जस्टिस ने हमें पाबंद कर दिया आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से, अब ये हम भी क्लियर हैं और हम एहतराम भी करते हैं और वाज़ेह है चीफ जस्टिस की बातों से कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे।
लेकिन ये ना हो कि 2018 वाला लेवल प्लेइंग फील्ड हो और फिर इस किस्म की सिचुएशन हो जिस तरह हामिद खान ने कहा है, आपने जो बताया कि निगरान हुकूमत मुनसिफाना इलेक्शन कराती नज़र नहीं आती। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया निगरान हुकूमत पर और उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया है, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हम नहीं समझते कि इंतखाबात शफाफ होंगे। तो इन बातों का जवाब, और मीडिया ने ये सवाल उठाने हैं। आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से अब हमें कोई इबाम नहीं है, मीडिया को ना मुझे इबाम है, ना मेरे ख्याल में आपको होगा, कोई इबाम नहीं है, ना जब आपको होगा। देखें लेकिन मसला ये है कि जब आप नजर आएगी एक बात कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसको दिया जा रहा है, कहाँ पे किसी के साथ ज्यादती, वो हम आवाज उठाएंगे। ये दूसरा सवाल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इसको यकीनी किसने बनाना है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं उनको यकसा मौके फराहम करना। इसके साथ साथ जो निगरान हुकूमत है और जो सूबाई निगरान हुकूमतें हैं इन्होंने ये लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। लेकिन इस पर किसी को पार्टी को इतराज़ भी हो सकता है, ये सियासी पार्टियों का काम है, लेकिन इस पर मीडिया भी गाहे बगाहे अपना जो फ़र्ज़ है हमारा, जब हमें एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा होगा उसको आवाज तो उठाएंगे, तो तमाम फरीक नजर आते हैं इलेक्शंस में जाने के लिए, लेकिन क्या एतराज़ात खत्म हो जाएंगे क्या? लेकिन देखें इलेक्शन की डेट के हवाले से और चीफ जस्टिस ने जो कदम उठाया तमाम सियासी जमातों ने बिला तफरीक उसको अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो दूसरी बातें कर रहे हैं और जो कंवर दिलशाद साहब जो बातें कर रहे थे वो हमने भी चीफ जस्टिस के रिमार्क सुने हैं, कुछ लोग मौजूद भी थे। उन्होंने कहीं ऐसी बात नहीं की कि आपको इलेक्शन का जो एनवायरनमेंट है, इलेक्शन के प्रोसेस में अगर कोई चीज़ आपको आईनी गैर कानूनी नज़र आती है तो आप उस पर सवाल ना उठाएं। उस पर हम सवाल उठाएंगे और यह हमारा हक है और हम यही काम करने के लिए हम जर्नलिस्ट बने हैं। लेकिन इलेक्शन की तारीख के हवाले से अब अभाम नहीं है, ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है ना, अब हम पैदा करना चाहते हैं। नहीं, ये देखें, ये मामला अगर अभाम का शिकार ना होता, अगर ये हल होना होता तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाता क्यों? जी सुप्रीम कोर्ट में गया इसलिए ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है जिसके सरबराह हैं काजी फायज ईसा, इस पर पूरी कौम को भी भरोसा है, मीडिया को पूरा भरोसा है। आपने देखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था उसमें माजी में पूरे 76 सालों में हमने नहीं देखा कि चीफ जस्टिस ने अपना अख्तियार सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ा जज्बा है, वो आगे लेकर जिस तरह, और ये मसला भी 2-3 दिन 2 रोज में हल कर दिया, 2-3 समातों में हल हो गया। अभी दूसरा में देखें जो फौजी अदालतों के हवाले से उन्होंने जो फैसला दिया, पहले मसला हल क्यों नहीं हो रहा था? ये बहुत ज्यादा डिले नहीं हुआ मसला, वो भी बहुत बड़ा फैसला है। अब ये इलेक्शन के इनकार का फैसला लटका हुआ था, ईवान सदर उसकी बात नहीं सुन रहा, इलेक्शन कमिश्नर साहब ईवान सदर की बात नहीं सुन रहे, वो भी उन्होंने 2 समातों में हल कर दिया। अभी एक और फैसला भी करना है। ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इस पर पूरी कौम को बड़ी तवक्कुआत हैं। अभी फैज़ाबाद धरना उसकी भी समातें जारी हैं, उसके केस। इस जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इस पर आज आपने देखा नहीं, पीटीआई पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ था, इस पर तमाम जमातों को मुझे लगता है और अवाम उन्नास को और मीडिया को तमाम लोगों को बड़ा भरोसा है। और ये 8 फरवरी की जो डेट अब तो अदालती हुक्मनामे में ये शामिल हो गई है, कमीशन ने भी नोटिफाई कर दिया, ईवान सदर से भी नोटिफाई। अब मेरे ख्याल में सनाउल्लाह साहब इसमें कोई अभाम रहना नहीं चाहिए, इंतखाबात होंगे, होने भी चाहिए, यानी तकाजा है। आज देखें जब भी ये फैसला हुआ तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो तरीही सतह पे उनका इंडेक्स चला गया। तो मुल्क को आगे लेकर जाना है हमने, तो इसके लिए इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं और शफाफ इंतखाबात इसको तकाजा करते हैं ताकि कोई भी शख्स, कोई भी सियासी जमात, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो ए है, बी है, सी है, और सबको मसावी मौके मिलने चाहिए और उनको वोट जिसको लोग वोट दें उनके हवाले एनाने इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए। लेकिन स्टिल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, यहीं से जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। और अब हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं आईएमएफ की। चूंकि आईएमएफ का मिशन जायज़ा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 हफ्ते तक जारी रहेगा और इसके बाद पाकिस्तान जो है वो किन किन चीज़ों का असर पाकिस्तान की मईशत पर होगा और पाकिस्तान इस सब से किस तरह से ख़ुद को कंट्रोल करेगा, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मेहताब हैदर मौजूद हैं। जी मेहताब, बताइएगा ये जो आईएमएफ का मिशन जायज़ा पाकिस्तान में जारी रहेगा 2 हफ्तों तक, अभी तक किन किन से मुलाकातें हुई हैं और किन किन से मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्के हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और आईएमएफ का ये जो जायजा मिशन है, ये आपको याद होगा कि जब पीडीएम की हुकूमत खत्म होने वाली थी और पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था
तो उस वक्त जब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम खत्म होने के करीब था, तो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान ये तय हुआ कि एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत जी 9 माह के लिए आईएमएफ अपनी मदद जो है वो पाकिस्तान को देगा, जिसके तहत $3 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे। तो उसके अप फ्रंट पे चूंकि पाकिस्तान ने पहले ही बजट अप्रूव करवा लिया था, इलेक्ट्रिसिटी की जी। प्राइसेस भी बढ़ा दी थी, टैक्सेस भी लगा दिए थे, जी तो $1.1 बिलियन की किस्त पाकिस्तान को मिल गई। अब ये जो फर्स्ट रिव्यू है ये 2 नवंबर से शुरू हुआ है और 15-16 नवंबर तक ये जारी रहेगा। इसके 2 राउंड्स हैं। पहले राउंड में टेक्निकल लेवल टॉक्स होंगी, जिसमें कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी जो किक स्टार्ट किया है मीटिंग को, और आईएमएफ की तरफ से लैटिन पॉटर जो है वो उस डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं। तो कल एक ओवरऑल एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके सामने रखी है। अब मुख्तलिफ जो एफबीआर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, ये सारे लोग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सारे लोग जो ओवरऑल मैक्रो पिक्चर है जी उसके बारे में आईएमएफ को पहले राउंड के दौरान टेक्निकल लेवल की टॉक्स होगी और आखिरी 3 से 4 दिन जो है वो पॉलिसी लेवल टॉक्स होंगी। मेहताब ये स्नाउला बोल रहा हूँ, ये बताएं हमें कि जो जिस क्वार्टर का ये रिव्यू कर रहे हैं उसमें कौन कौन से बेंचमार्क्स हैं जो हासिल कर लिए गए हैं, और ऐसा कौन सा बेंचमार्क्स है या ऐसी कौन सी कंडीशन है जो पूरी नहीं हो सकी है और उसके लिए फिर वेवर लेना पड़ेगा, ये ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बता दें। देखिए, बुनियादी तौर पे जो इम्पोर्टेंट 3 चीजें थी उनमें ये था कि पाकिस्तान ने अपना फिस्कल डेफिसिट जो है वो कोई 1% से भी नीचे रखा है, 0.9%। लेकिन इसके अंदर जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट 3 चीज है वो ये है कि जो प्राइमरी सरप्लस है वो हमने पॉजिटिव रखा है 0.4% ऑफ जीडीपी। लेकिन अगर उसकी डिटेल में जाएं तो आप ये देखिए कि वो किस कीमत पे हमने रखा है। एक तो मैं 3 चीजें जो है इसके बारे में ट्रैक करूंगा। एक तो आप ये देखें कि जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है वो कोई 193 अरब रुपए की है। और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है कि अकाउंट्स जो है, फिस्कल अकाउंट्स को हम रिकंसाइल नहीं कर सके। और इसमें सबसे ज्यादा जो रिकंसिलिएशन का इशू पैदा हुआ है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है। 120 अरब रुपया जो है वो अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल नहीं किया जा सकता उनका, और उसमें पंजाब का 112 अरब रुपया है। ये सबसे बड़ा मेजर इशू है। दूसरी तरफ ये आप ये देखें कि जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है, फेडरल गवर्नमेंट ने 950 अरब रुपए रखे हैं, उसमें से सिर्फ जो स्पेंडिंग हुई है वो 41.9 बिलियन रुपीस की हुई है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, आप ये देखें कि 1 ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडी रखी है फेडरल गवर्नमेंट ने, उसमें सिर्फ 2.5 बिलियन रुपीस जो है वो जारी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बिल्स पड़े हुए हैं, आप उनको क्लियर नहीं कर रहे। तो आईएमएफ ये सवाल उठा सकता है और ये उठाएगा कि अगर ये बिल्स क्लियर कर दिए जाएं और स्पेंडिंग को अगर नॉर्मल कर दिए जाए डेवलपमेंट की, तो फिर आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसमें अभी तक तो एफबीआर की परफॉर्मेंस अच्छी है और उन्होंने 66 अरब रुपए अपने टारगेट से एक्सीड किया है। लेकिन आगे चलकर जो एफबीआर को जो रिक्वायर्ड ग्रोथ है उनको 31 से 32% की ग्रोथ चाहिए। इस टाइम 24-25% से ज्यादा की ग्रोथ नहीं है, तो शॉर्टफॉल वहां पे भी है। और एक्सपेंडिचर साइड पे ज्यादा मेजर इश्यू है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो डेट सर्विसिंग के लिए 7.3 ट्रिलियन रुपीस रखे हैं और आईएमएफ के एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि ये 8.3 ट्रिलियन के लगभग होगी। तो ये मेजर इशू है जो फिस्कल साइड पे। अच्छा मेहताब, टाइम आपके पास भी कम है, मेहताब 2 चीज़ें और बता दें। एक ये बता दें कि जो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है उससे ये जो रिव्यू है इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और दूसरा ये बता दें कि जो नेक्स्ट जो आपका क्वार्टर होगा उसके लिए कोई ऐसा कंडीशन होंगी कि आप मुख्तलिफ टैक्सेशन मैयर कहें, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें जो आपके रिटेलर हैं उन पर टैक्स के हवाले से कोई एग्रीमेंट होगा, कोई डिमांड्स होंगी? देखिए, मसला ये है कि एक तो मैं बात करना चाहता हूँ एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, क्योंकि इट वुड बिकम अ मेजर इशू। आपका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप आईएमएफ आइडेंटिफाई करेगा और आपसे कहेगा कि उसके लिए मेजर्स जो है वो आप बताएं।
अब इसको कैसे पूरा करना है, इट वुड बी अ मेजर चैलेंज। और जहां पे आप ये बात कितना कर है रहे हैं, आपके तो ख्याल वहां में पे मेहताब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कितना आपको ज़रूरत है इस साल? टोटल जो फाइनेंसिंग की हमारी रिक्वायरमेंट है जी, डेट सर्विसिंग और करंट अकाउंट डेफिसिट को मिला के 29 से 30 बिलियन डॉलर्स चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखिए आईएमएफ के प्रोग्राम में आप होते हैं तो आप इंपोर्ट्स को एक हद से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर अभी तक हमने ये बात ठीक है कि इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के नतीजे में और मैनेज करने के नतीजे में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपने आईएमएफ के प्रोग्राम को कामयाबी से आगे चलाना है तो इंपोर्ट्स को खोलना पड़ेगा मजीद। तो यही चैलेंज है जो कि आईएमएफ के इस प्रोग्राम के दौरान डिस्कस होंगे। और जहां पे आप टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे आप ये देखें कि केयर टेकर्स के पास शायद लॉज को अमेंडमेंट करने की ताकत नहीं है, पावर नहीं है। तो अब मसला ये होगा कि आपने आईएमएफ के प्रोग्राम को भी चलाना है, तो आईएमएफ कहेगा कि या एक्सपेंडिचर्स को कम करें या अपने एडिशनल रेवेन्यू भैया इसको बढ़ाएं विद इन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आपको कोई लॉ की और पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत न पड़े। उसके लिए चाहे आप ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पता है कि ऑर्डिनेंस का एक मखसूस पीरियड है, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा। यही मेजर चैलेंजेस हैं जो आइंदा आने वाले चंद दिनों के दौरान डिस्कस होंगे। और आईएमएफ जब अपने मॉडल में ये सारे नंबर्स डालेगा उसके बाद अपनी प्रिस्क्रिप्शन के साथ ठीक है मेहताब साहब, एक छोटा सा सवाल ये है कि ये जो अगला जो हमारा क्वार्टर है, इसमें ये तो नहीं है कि अवाम उन्नास जो आमत उन्नास हैं, गरीब लोग हैं, उनको कोई बम फोड़ने तो नहीं जा रहे? ये बता दें। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी गैस की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि 4 माह आपने गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई, तो उसके लिए आईएमएफ इस प्रिस्क्रिप्शन के साथ आएगा कि या तो आप सर्कुलर डेट में उसको शामिल करें या सब्सिडी की अमाउंट दें। फिर 1 जनवरी से आपको दोबारा गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, ये आईएमएफ के उसका हिस्सा होगा। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर पेट्रोल की कीमत, शायद पिछली दफा आपने देखा कि हमने खासी कम की, अब मैक्सिमम लिमिट को हम टच कर चुके हैं पेट्रोलियम लेवी की भी। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मिडिल ईस्ट में, अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो कीमतें फिर शायद रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है मेहताब, बहुत शुक्रिया मेहताब आपको टाइम देने का। सर ये आईएमएफ के नए टारगेट्स तो बड़े मुश्किल लगते हैं, क्या लगता है आपको? देखें ख्वाजा साहब, सिर्फ नए टारगेट नहीं, जो आपने टारगेट पूरे भी किए हैं ना जी, जिनका वो बता रहे थे मेहताब भी, वो भी बड़े मुश्किल थे। आपने बिजली पर सब्सिडी ख़त्म की जी, बिल्कुल। पहले 8 रुपये यूनिट बिजली बढ़ाई गई, जो एनुअल एक ये बिजली का जो बढ़ाने के ना 4-5 तरीके होते हैं। एक एनुअल टैरिफ रैशनलाइजेशन होती है, एक क्वार्टरली होती है, एक मंथली होती है। तो इन्होंने बिजली पर तकरीबन जो सब्सिडी है वो ज़ीरो के करीब ले आए हैं, और तकरीबन आप पिछले 1.5-2 साल में देखें ना तो 150% से ज़्यादा बिजली महंगी की है, और ये आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से है। अब आपने गैस की कीमतें महंगी की हैं, अभी जनवरी में फिर खबर दे रहे हैं। आपने टैक्सेशन मेजर भी इस तरह के लिए हैं कि आप देख लें, आप टैक्सेशन के हिसाब से भी लोगों को प्रॉपर्टी का जो नए टैक्सेस आए थे उनकी वजह से प्रॉपर्टी का बिजनेस ख़त्म हो गया। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पे जो टैक्सेशन आए हैं, आप विड्रॉल करते हैं, फाइलर और नॉन फाइलर के जो टैक्सेशन आए हैं, और रेवेन्यू भी एफबीआर का इसीलिए जो टारगेट था उससे भी 60-65 अरब रुपए ज़्यादा हुआ है। मेहताब भी बता रहे थे, मैं खुद भी जानता हूँ। और इस रिव्यू के बाद, अब इस रिव्यू के दौरान नेक्स्ट रिव्यू जो क्वार्टर होगा उसके टारगेट तय होंगे। और जिस तरह मेहताब बता रहा था कि गैस की कीमतें फिर बढ़ानी पड़ेंगी, एक तो अभी बढ़ा दी गई हैं 1 नवंबर से, फिर जनवरी में होगी। इसके अलावा बिजली में भी अगर बिजली की कास्ट बढ़ती है, और सर्कुलर डेट भी उन्होंने जो इस वक्त पायल हो चुका है 2.5 ट्रिलियन के करीब है, 2500 अरब रुपए, तो उसको रिकवर करने के लिए भी अब जो ये मुज़ाकरात जारी हैं उसमें इस बात को सामने रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ मेरे पास जो एक खबर है कि आईएमएफ ने जो कल मुलाकात की है पहले दिन, जो जिसमें वज़ीर ख़जाना भी था, वज़ीर एनर्जी भी थे, और कुछ और वज़ीर थे, चेयरमैन एफबीआर, गवर्नर स्टेट बैंक थे, उन्होंने इलेक्शन के हवाले से बात की है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्योंकि कल सुबह मुलाकात हुई है तो ये तो शाम को तारीख हुई है। तो उनका ये कंसर्न था इलेक्शन पे, और उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि आईएमएफ का जो डेलीगेशन आया हुआ है उसमें उनकी मुलाकात इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके मेंबरान और दीगर अहदेदारों से कराई जाएगी। इसके साथ उन्होंने SIFC जो बनाया गया, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, उसके हवाले से भी उनकी कुछ डिमांड थी कि वो क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी उन्हें बताया जाए।
तो ये भी तय हो चुका है कि उनके साथ भी उनकी मीटिंग कराई जाएगी। करेंसी एक्सचेंज के हवाले से वो भी बात सुन रहे हैं जी कि जी, ये उनका जो डॉलर का इख्तलाफ है रेट currency बिल्कुल exchange उनका पे, बिल्कुल। उनका जो एग्रीमेंट था जिसको वो रिव्यू कर रहे हैं, करेंसी एक्सचेंज पे उनकी ये डिमांड थी, जो डिमांड पूरी की गई है कि जो एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट बेस करें, फ्लोटिंग रेट करें। वो हुकूमत ने कर दिया था आज से 3-4 माह पहले, और वो इस पर अमल दरामद हो रहा है। उनका कंसर्न शायद ये हो सकता है कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान जब रेट को कंट्रोल करते उसमें मार्केट में कोई इंटरवेंशन की गई है, हालांकि ऐसा कोई काम नहीं हुआ। ये हमें भी पता है, जो इलीगल एक्टिविटी हुई थी उसको रोकने के हवाले से काम किया गया, जिसकी वजह से रुपया थोड़ा सा मुस्तहकम हुआ है। तो ये IMF को बताने की ज़रूरत है, और ये यकीनन नहीं जब ये मुझे meetings सनाला होगी- साहब, ये तो आप बता रहे हैं टारगेट हासिल करते जा रहे हैं, आवाम का खून चूस चूस के जी, बिल्कुल। इन्फ्लेशन कहाँ तक पहुँच गई है। जो शायद खरोनोश हैं वो ज़मीन से आसमान से बातें कर रही हैं। बात ये है ये जो हमारे मुज़ाकरातकार हैं, ये जिनसे IMF के वफद से 2 हफ्ते वो यहाँ रहेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, इनका कोई एजेंडा आवाम भी होता है कि नहीं होता? ये जो बिल्कुल, गरीब लोग हैं, जो मिडिल बिल्कुल। क्लास के लोग ख्वाजा हैं, साहब, हम ख्वाजा तो साहब- क्योंकि अदादो शुमार के धंधा जानते नहीं, आप तो माशाल्लाह इसकी ख्वाजा बेइज्जती साहब, करते हैं। आज जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 26.3% है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं। लेकिन मैं जितना समझता हूँ इकानमी को, या जितना मुझको समझ है, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 200% होता। अच्छा, तो उस डिफ़ॉल्ट को रोकने के लिए आपको IMF के पास जाना था, और वो गए हैं। फिर IMF आपकी जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, उनको ठीक कराता है, और उसमें पेन ज़रूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अल्टीमेटली आपको आपकी इकानमी, मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर हैं वो मुस्तहकम होते हैं। और आप देख लें गुज़श्ता 1 माह के दौरान अगर आप देखें, एक्सचेंज रेट जब बेहतर हुआ है, आपकी मार्केट सप्लाई बेहतर हुई है, और चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो कुछ इन्फ्लेशन जो 31% चला गया था वो 26% पे आ गया। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जूं आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं ये जो ठीक है। मुज़ाकरात कर सर- रही है टीम, ये इनमें कुछ सलाहियत है? पिछली एक हुकूमत आई थी उसने ऐसे मुज़ाकरात किए थे, भट्ठा ही बिठा दिया था। इनमें कुछ सलाहियत वगैरह है कि ये इनसे देखें, सलाहियत ये है कि आपको एक जो नई हुकूमत आती है, निगरान हुकूमत का एक मैंडेट होता है, महदूद मैंडेट होता है, डे टू डे अफेयर को देखना होता है। तो ये बेसिकली डे टू अफेयर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक प्रोग्राम में है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम किया था, तो वो चलेगा अप्रैल तक। तो जो ठीक है। नई हुकूमत आएगी उसको भी इस प्रोग्राम में 1-2 महीने शामिल होना पड़ेगा। ठीक है तो जनाब। ये वो एक लीगल जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसी के मैंडेट को लेकर आगे चलना इलीगल नहीं है। ठीक। ठीक है जी, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं कुछ नए अहम सेगमेंट के साथ। वेलकम बैक। निजकारी की बात करेंगे। इस वक्त निगरान हुकूमत ने 27 मुल्कियती इदारों की निजकारी के हवाले से मंसूबा बना लिया है। इस पर सबसे पहले हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है फवाद हसन फवाद साहब की, जो कि वज़ीर हैं निजकारी के, उनकी बात सुनते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम में जो हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं उनका तज्जिया लेते हैं। हम आज कर रहे हैं उसका इख्तियार इलेक्टेड गवर्नमेंट हमें दे के गई है, हमने कोई इख्तियार एज्यूम नहीं किया। लिहाजा ये कहना कि जी निजकारी का कोई एजेंडा सा है जो इस हुकूमत का है, और उससे भी ज्यादा ये भी ज़हन में रखिए कि ये निजकारी का ये जो प्लान है, ये जो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो निजकारी के उस पे हैं और वेरियस स्टेजेस पे हैं, ये सारी ना तो पिछली हुकूमत ने सारी इनको डाला, ना उससे पिछली हुकूमत ने डाला, ना उससे पिछली। ये 2001-2 से लेके ये सिलसिला शुरू हुआ, और आज इस पे एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जो मौजूद है। ये बंद नहीं होने का, मेरी ये एश्योरेंस आप, ये केयरटेकर गवर्नमेंट में इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का इजाफा नहीं किया, ये हमारे मैंडेट में नहीं है। जी सनाउल्लाह साहब, कहिएगा ये जो निजकारी का मामला हो रहा है निगरान हुकूमत में, ये निगरान हुकूमत का क्या मैंडेट है? देखिए, वो उनका जो मौक़िफ़ है ना कि एक निजकारी प्रोग्राम की एक अप्रूव्ड लिस्ट है जो 27 इदारे हैं, बिल्कुल, जिसमें मैं अगर बताऊं सबसे बड़ा एनर्जी सेक्टर है जिसके 14 इदारे हैं, जिसमें तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, ख्वाजा साहब, जो हमें मुल्क भर में बिजली सप्लाई आइस्को, लेस्को, जी बिल्कुल। इसके अलावा रियल इस्टेट की हैं जिसमें सर्विसेज इंटरनेशनल होटल है लाहौर का, इसके अलावा जिनाह कन्वेंशन है, PIA जिनाह कन्वेंशन सेंटर भी, ये भी रोज वैलेट होटल जो PIA का है, जिसको बड़ी हुकूमत, और इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर है, PIA भी है कि नहीं है? जी PIA भी है, एविएशन में PIA है, और क्या है उस पर तो बल्कि काफ़ी हद तक मैं आपको अभी बताता हूँ नाजरीन को कि कहाँ तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, हाउस बिल्डिंग है, फर्स्ट वीमेन बैंक है, हैवी इलेक्ट्रिकल है, पाकिस्तान स्टील मिल है, सिंध इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी है।
तो ये इदारे हैं। लेकिन मेरा मौक़िफ़ हमेशा से यही है कि निगरान हुकूमत जो है एक महदूद मुद्दत के लिए आती है, इंतखाबात कराना उनका बुनियादी मैंडेट है। ये उनको मेरे ख़्याल में मुंतखब हुकूमत का काम है। हालांकि माजी में मुंतखब हुकूमत ने कुछ किया, आपको पता है माजी में नवाज़ शरीफ के दौर में जो पहला दौर था उसमें MCB PIA तो नहीं कह सकते उसका, MCB है, इसके अलावा UBL है, अलाइड बैंक है, ये बैंकिंग सेक्टर हुआ था, फिर PTCL हुआ था आपको पता है, और K इलेक्ट्रिक हुआ था। तो ये बड़ी निजकारी थी जो पाकिस्तान में हुई थी, और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ही की थी, कोई निगरान सेटअप ने नहीं की थी। तो ये निगरान सेटअप का काम नहीं है। मेरा तो सनाउल्लाह साहब बुनियादी सवाल है, ये जो अदारे हैं ये किसकी मलकियत हैं? रियासत के अदारे अवामुन्नास की मलकियत होते हैं। इनको हुकूमतें रियासतें चीज़ें बनाती हैं। ये ऐसे नकम्मे लोग आ गए हमारे हुक्मरान जो हमारी बनी बनाई चीज़ें बेच रहे हैं। इनको ये हक किसने दिया है? ये अवामुन्नास के अदारे हैं। नहीं, हक भी इन्होंने दिया है जी। ये जो प्राइवेटाइजेशन की अप्रूव लिस्ट है ये पार्लियामेंट इलेक्टेड हुकूमतों ने अप्रूव की है। ये जो निगरान हुकूमत को किसने मैंडेट दी? मैं बताता हूँ आपको। ये पहले तो ये अदारे बनाए, अब इसको हम नजकारी क्यों कर रहे हैं? नजकारी हम इसलिए कर रहे हैं, ये सफ़ेद हाथी बन गया अदारे। जी जी बिल्कुल। पहले तो एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए जो इस बात का जायजा ले कि इन जो अदारे हैं इनको सफ़ेद हाथी किसने बनाया है। इनको जो नकम्मे अदारे जो बोझ बन गए हैं रियासत के ऊपर और अवाम के ऊपर, ये क्यों, उनका जायजा लिया जाए। ख्वाजा साहब बेचे अपने अदारे। ख्वाजा साहब किधर इस मुल्क में सजा मिलती है? पहले कब मिली है? आपको सारी दुनिया को पता है कि स्टील मिल किसने तबाह की, आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां किन्होंने तकसीम की तबाह की, आपको पता है PIA किसने तबाह की। अभी पता चल जाएगा जब ये इनकी निजकारी होगी ना, तो अपने मनपसंद दोस्तों की बिडिंग कराई जाएगी, इनको देखा जाएगा, उनके जो शराइत पे पूरे उतरते होंगे लोग। ये रियासत के इदारों की लूट मार होनी है, बंदर बांड करनी है। मैं सख्त खिलाफ हूँ। किसी भी रियासत को मुल्क है क्या, रियासत है क्या, अगर उसकी बिल्डिंगें ही बेच दें, प्राइवेट सेक्टर के पास चले गए, आपको फायदा क्या है? 2,500 से 2,500 बने बनाए अदारे रियासत साल का आपको बचेगा। उन पैसों से आप अपना खसारा पूरा करें। आप अपने इदारे बनाएं, अपनी सड़कें बनाएं, स्कूल बनाएं, वो पैसे आपके पास अवेलेबल। अब अभी कल को आप कहेंगे सरकारी स्कूल भी प्राइवेटाइजेशन कर दें, सरकारी कॉलेज भी कर दें, तालीम सारी दुनिया में जब वेलफेयर सेहत के अदारे कर दें, ट्रांसपोर्ट। कहा यह भी जा रहा है कि निजकारी से जो लाइन लॉसेस हैं वो कम होंगे, जिस तरह से कि इलेक्ट्रिक की जब हुई थी तो उस वक्त 34% साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है कि ये पाकिस्तान के पास जो भी इस मुल्क के पास जो चीज़ें बची हैं उनको भी फरोख्त कर दिया जाए। ये मुल्क इन अदारों की वजह से है, ये अदारे ही इस मुल्क की पहचान है। ठीक, इन अदारों को हुकूमत, ठीक है, जितनी भी जो भी करप्शन हुई है, जहां ना अगर ये प्राइवेट लोग चलाएंगे ना कल को, जिनकी हमने पहले निजकारी की वो लोग चला रहे हैं ना। मैं समझता हूँ ये इदारे बिकेंगे तो इनमें करप्शन खत्म होगी। आपकी ब्यूरोक्रेसी वो नहीं चाहती ये इदारे फरोख्त हों, वो इनके हर बोर्ड में शामिल हैं। इनसे गाड़ियाँ लेते हैं, इनसे एंटरटेनमेंट लेते हैं, इनसे टूर करते हैं बैरून मुल्क के। सियासतदान भी यही करते हैं। जब ये इदारे प्राइवेट सेक्टर के चले जाएंगे तो उनके रास्ते बंद होंगे, ना वो इनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, ना अपने बंदे भर्ती कराएंगे, ना वो बैरून मुल्क इनके टिकटों से, इनके पैसों से टूर करेंगे, ना एंटरटेनमेंट लेंगे, ना अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिश्तेदारों को नवाजेंगे। तो बेहतरी आएगी, इन इदारों की कारकर्दगी बेहतर होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहे, और उन तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद रहे। बहुत सारे तज्जिए और बहुत सारे तबसरे हमने करने थे, लेकिन हस्बे मामूल चूंकि दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम है तो आपसे इजाज़त का वक्त आन पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाअल्लाह कुछ नए तज्जियों और नए तबसरों के साथ आपकी खिदमत में कुछ नए मौज़ूआत लेकर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।